हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है भाई, तो आज मैं आपके लिए फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो हर टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सी टेट है, एच टेट है, AMRS है, आर्मी स्कूल है या चंडीगढ़ टीचर, हरियाणा टीचर, किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उनमें इन टॉपिकों से क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो आज हम यही टॉपिक करेंगे जिसका नाम है सतत व्यापक मूल्यांकन। आपने इस टॉपिक को CCE के द्वारा भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो आज हम बहुत इजी वे में इसको पढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा भाई। ठीक है, आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज का हमारा टॉपिक क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब सबसे पहले सतत और व्यापक को जानने से पहले हमें किसको जानना है? मूल्यांकन को। जब तक हमें यह नहीं पता है कि मूल्यांकन क्या होता है तो सतत और व्यापक का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, अब तक बच्चे ने कितना सीखा है, टीचर कितना सिखा पाया है, इसकी जब हम जांच करते हैं तो वो हमारा मूल्यांकन होता है। ठीक है, बच्चे ने कितना सीखा है, कितना ग्रहण किया है, जब इसकी जांच होती है तो वो हमारा होता है मूल्यांकन। ठीक है, अब सतत और व्यापक को कैसे याद रखेंगे? ये याद कर लेना, एक मूल्यांकन दादाजी है हमारे, ठीक है, और इसके दो पोते हैं, एक है ये सतत और दूसरा है व्यापक। ठीक है, ये वाला है भाई सतत और ये वाला है व्यापक। वैसे ये दोनों ना मूल्यांकन के साथ ही जुड़े होते हैं। जब भी हम पढ़ेंगे तो सतत व्यापक मूल्यांकन साथ में पढ़ेंगे, पर इनका अर्थ अलग अलग होता है जो आपको जानना जरूरी है। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप से पूछ लेता है। तो सतत का मतलब क्या होता है भाई? लगातार। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार। लगातार मतलब निरंतर, जो लगातार मूल्यांकन होता रहे। ठीक है, लगातार निरंतर मूल्यांकन होता रहे, वो कौन सा है? सतत मूल्यांकन। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले होता था कि पूरे साल हम एक परीक्षा की तैयारी करते थे, एक वार्षिक परीक्षा होती थी, बीच में कोई परीक्षा नहीं होती थी। ठीक है, अब क्या है? अब बार बार परीक्षा होती है, मतलब कि डेली टेस्ट होते हैं, वीकली होते हैं, मंथली होते हैं, 6 मंथ के होते हैं, फिर ईयरली होते हैं। ठीक है, तो अब मूल्यांकन सतत हो गया, अब लगातार मूल्यांकन होता रहता है। ठीक है भाई, तो सतत का मतलब क्या होगा? लगातार। और व्यापक का मतलब क्या होगा भाई? फैला हुआ, मतलब ये बहुत व्यापक है, इसका मतलब क्या होगा कि ये बहुत फैला हुआ है। ठीक है, फैला हुआ का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि रायता फैला हुआ है, ये लगा लो मोटे पेट वाला बच्चा है और ये फैला हुआ है और इसने अपने अंदर क्या क्या समेट रखा है। एक तो भाई स्टडी होगी। ठीक है, सिर्फ स्टडी का मूल्यांकन नहीं करेंगे हम, बच्चे का सर्वांगीण मूल्यांकन करेंगे कि बच्चा खेल में कैसा है। भाई बच्चा खेल में कैसा है, बच्चे की और एक्टिविटी कैसी है, बच्चा मतलब डेली स्कूल में टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा है, बच्चा टीचरों की आज्ञा का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, बच्चा अपने फ्रेंड से कैसा व्यवहार कर रहा है, माता पिता से कैसा व्यवहार कर रहा है, बच्चे का सर्वांगीण मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? व्यापक, मतलब फैला हुआ, चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन। ये हमेशा एक साथ पढ़े जाते हैं पर आपको इनका अलग अलग अर्थ पता होना चाहिए। सतत का मतलब है लगातार और व्यापक का मतलब है फैला हुआ। तो मतलब वो मूल्यांकन जो लगातार होता रहे, अपने अंदर बच्चे का सर्वांगीण विकास शामिल करे, वो होता है हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे भाई इनकी विधियां, सतत और व्यापक मूल्यांकन की विधियां पढ़ेंगे। भाई मैंने अभी बताया सतत और व्यापक हमेशा एक साथ पढ़े जाएंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो इनकी विधियां कौन कौन सी हैं? भाई किन विधियों से सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है? इसको और क्या 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 बोलते हैं? CCE। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की विधियां कौन सी है? भाई दैनिक परीक्षा, मैंने अभी बताया, जो डेली टेस्ट लेते हैं, टीचर ने आज वर्क करवाया है कल टेस्ट ले लेगी उस चीज का, वो दैनिक परीक्षा होगी। साप्ताहिक परीक्षा, एक चैप्टर एक वीक में करवा दिया और फिर वीक के लास्ट में टेस्ट ले लिया जाए इसका। फिर मासिक परीक्षा जो 1 महीने पे होगी, अर्धवार्षिक जो 6 महीने पे होगी और वार्षिक परीक्षा जो 1 साल पे होगी। मतलब क्या है
कि परीक्षा चलती रहे, निरंतर परीक्षा चलती रहे। भाई निरंतर चलती रहेंगी तभी तो हमें ये पता चलेगा, टीचर जब डेली टेस्ट लेगा तो उसे ये पता चलेगा कि हाँ भाई जो टीचर बच्चों को पढ़ा रही है बच्चे उसमें से कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कितना उस चीज को समझ पा रहे हैं। ठीक है, जब टीचर एक लेसन समाप्त होने पर सप्ताह में टेस्ट लेगी तो उसे ये पता चलेगा कि उसने पूरे लेसन से बच्चों ने क्या क्या सीखा है। जब मंथली टेस्ट होगा तो ये पता चलेगा कि पूरी यूनिट से बच्चों ने क्या क्या सीखा है। और 6 मंथ पे ऐसे ही वार्षिक होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चा पूरे साल जैसे हम करते थे पूरे साल भैया कि एग्जाम की तैयारी करते रहो, एग्जाम पूरे साल में एक बार होते थे। ठीक है, तो बच्चे का पढ़ाई से भी मन हट जाता है। जब डेली टेस्ट होते हैं उसके तो बच्चे की पढ़ाई में रुचि रहती है, बच्चे की पढ़ाई में भी रुचि रहती है और वो अपना काम भी अच्छे से करता है। ठीक है, नीरसता नहीं आती है। तो सतर व्यापक मूल्यांकन की विधियां कौन सी हैं? दैनिक टेस्ट हो गए और फिर साप्ताहिक, मासिक, अर्धमासिक, त्रैमासिक और वार्षिक। ठीक है, जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतना ही अच्छा है। इसमें आप असाइनमेंट भी शामिल कर सकते हो, असाइनमेंट हो गए, प्रोजेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें ऐड हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं भाई सोपान पे। ठीक है, कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के सोपान कौन कौन से हैं? ठीक है, सोपान मतलब सीढ़ियां, जिसको हम बोलते हैं सीढ़ियां, कि कैसे किया जाता है। ठीक है, उसकी सीढ़ियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम किस सीढ़ी पे आएंगे? उद्देश्यों की व्याख्या करना। सबसे पहले तो हम उद्देश्य की व्याख्या करेंगे ना, कि हम बच्चे का मूल्यांकन कर क्यों रहे हैं। हम बच्चे का मूल्यांकन तभी तो कर पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि हाँ भाई हम बच्चे का मूल्यांकन क्यों कर रहे हैं। जब हमें ये पता होगा तभी हम बच्चे का मूल्यांकन कर पाएंगे। तो सबसे पहली सीढ़ी क्या है कि उद्देश्यों का पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो वीकली टेस्ट ले रहे हैं तो टीचर ये सोच रही है कि हाँ भाई मुझे ये देखना है कि बच्चे ने पूरे पाठ में से कितना सीखा है। तो उसका ये उद्देश्य है ना, ये देखना कि बच्चे ने पूरे पाठ में से कितना सीखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि भी उद्देश्यों की व्याख्या होनी चाहिए कि मूल्यांकन क्यों हो रहा है, किस बेस पे हो रहा है। उसके बाद है परिस्थिति का ज्ञान, कि भाई बच्चे की परिस्थिति का भी टीचर को ज्ञान होना चाहिए कि बच्चा किस परिस्थिति में है। ठीक है, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है और उसका मूल्यांकन करने पर पाया कि भाई वो कमजोर हो गया है तो टीचर ये पता लगाएगी कि भाई उसके सामने ऐसी क्या परिस्थिति थी कि पहले बच्चा अच्छा था, होशियार था, अब बच्चा कमजोर हो गया है, पढ़ाई में कमजोर हो गया। तो उसकी परिस्थितियों का भी ज्ञान होना चाहिए टीचर को। ठीक है, तभी अच्छे से मूल्यांकन हो पाएगा। उसके बाद क्या है? परविधि का प्रयोग। परविधि मतलब विधियों का प्रयोग करेगी। कोई भी विधि, जैसे कि साप्ताहिक परीक्षा ले ली मूल्यांकन करने के लिए, वार्षिक परीक्षा ले ली, या कोई सरप्राइज टेस्ट बोल दिया। ठीक है, तो वो क्या है? वो विधि है, परविधि है, जिसका प्रयोग करके टीचर मूल्यांकन करेगी। उसके बाद क्या है भाई? निष्कर्ष निकालना। मूल्यांकन करने के बाद टीचर क्या करेगी? निष्कर्ष निकालेगी कि हाँ भाई बच्चे ने इतना सीखा है, बच्चे ने कितना सीखा है, मैंने बच्चे को कितना पढ़ाया है, बच्चे ने उसमें से कितना सीखा है, कितना ज्ञान प्राप्त किया है। टीचर इसका निष्कर्ष निकालेगी। निष्कर्ष के बाद क्या आता है? भविष्यवाणी करना। निष्कर्ष के बाद क्या आएगा भाई? भविष्यवाणी। जब टीचर निष्कर्ष निकाल लेगी तो टीचर भविष्यवाणी भी कर देगी। जैसे कि मान लो भाई फर्स्ट लेसन का टीचर ने टेस्ट लिया, किसी बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, तो टीचर उसकी भविष्यवाणी भी कर लेगी कि जब मैं सेकंड लेसन करवाऊंगी तो सेकंड लेसन में भी ये बच्चा बहुत अच्छे से स्कोर करेगा। ठीक है, तो मूल्यांकन से भविष्यवाणी भी की जा सकती है। ठीक है, भविष्य। उसके बाद आता है पद्धतों का विश्लेषण। पद्धतों का विश्लेषण, अब जो टीचर ने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं, ठीक है, मूल्यांकन करके आंकड़े इकट्ठे किए हैं, बच्चे ने कितना सीखा है, कितना छोड़ा है, बच्चे में क्या क्या चेंज आया है, जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं उनका क्या करेगी? उनका विश्लेषण करेगी। ठीक है, उनका क्या करेगी? विश्लेषण करेगी कि भाई जो पहले वाले टेस्ट थे उनसे इन टेस्टों में कितना इंप्रूवमेंट किया है या कितना लॉस हुआ है, उन चीजों का विश्लेषण करेगी। उसके बाद क्या है? प्राप्त साक्ष्यों के विवेचन। प्राप्त साक्ष्यों के विवेचन, जो टीचर को साक्ष्य प्राप्त होंगे, ठीक है, उनका विश्लेषण करने के बाद जो साक्ष्य प्राप्त होंगे उनका विवेचन करेगी कि हाँ भाई बच्चे की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट इतनी है, ठीक है, बच्चे ने इतना प्रोग्रेस किया है, इतना अच्छा स्कोर किया है, उन सबका विवेचन करेगी। ठीक है,
भैया 7 सीढ़ियां हैं, ये आपको याद करनी है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की कितनी सीढ़ियां हैं? 7 सीढ़ियां हैं। पहले पे कौन सी है? उद्देश्यों की व्याख्या कि मूल्यांकन क्यों हो रहा है। दूसरे पे परिस्थितियों का ज्ञान, टीचर को परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए। थर्ड है प्रविधि का प्रयोग, किस प्रविधि का प्रयोग करना है ये भी ज्ञान होना चाहिए। फिर निष्कर्ष निकाला, उसके बाद टीचर निष्कर्ष निकालेगी कि बच्चे ने कितना सीखा। उसके बाद भविष्यवाणी करेगी कि हाँ भाई अगर इस टेस्ट में इतना स्कोर किया तो अगले टेस्ट में बच्चा कितना स्कोर कर सकता है। फिर पद्धतों का विश्लेषण, जो आंकड़े प्राप्त होंगे उनका विश्लेषण करेगी और फिर प्राप्त साक्ष्यों का विवेचन, फिर उनका विवेचन करेगी कि बच्चे की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट कितनी है। ठीक है भाई, ये था इनके सोपान या सीढ़ियां। सतत और व्यापक मूल्यांकन के पक्ष, अब इनके पक्ष देखने भाई कितने हैं भाई 3 पक्ष हैं। संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष। ठीक है, 3 तरह से इनका मूल्यांकन किया जाता है। कैसे भी? संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष में क्या शामिल किया जाता है? वे सारे विषय, जिनका बच्चा स्टडी कर रहा है, जो पढ़ रहा है, पढ़ाई के जितने भी विषय हैं वो सारे किसमें? संज्ञानात्मक पक्ष में शामिल किए जाएंगे। ठीक है, बच्चा किस सब्जेक्ट में कितना इंप्रूवमेंट कर रहा है, किस सब्जेक्ट में बच्चे के सामने समस्या आ रही है, तो किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर कर रहा है, तो वो सारा किसमें हो जाएगा? संज्ञानात्मक पक्ष में। उसके बाद आता है भावनात्मक पक्ष। भावनात्मक पक्ष कौन सा होगा भाई? जब बच्चे की भावनाओं से संबंधित होगा। ठीक है, कि भाई बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चे के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आया है, बच्चे की लैंग्वेज में क्या परिवर्तन आया है। पहले बच्चा गाली देता था, स्कूल में आने के बाद टीचर के समझाने के बाद उसने गाली छोड़ दी। पहले बच्चा मारपीट करता था, बच्चे ने मारपीट छोड़ दी। जो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहे हैं, जो उसकी भावनाओं में परिवर्तन हो रहे हैं, वो कौन से में आएंगे? भावनात्मक पक्ष में उसका मूल्यांकन होगा। कौशलात्मक पक्ष में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, जैसे कि खेल कूद हो गया, बच्चा खेल कूद में रुचि ले रहा है, किस खेल में रुचि ले रहा है, किसमें ज्यादा एक्टिव है, क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्या रचनात्मक कार्य कर रहा है, तो वो सारे किसमें आ जाएंगे? कौशलात्मक पक्ष में आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये 3 पक्ष याद कर लेना, संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष। वैसे कई बुक में क्या किया है कि 3 पक्ष की जगह 2 पक्ष दे दिए, अगर वो भी आ जाते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक संज्ञानात्मक और इन दोनों का जोड़ के क्या कर दिया? सह संज्ञानात्मक। सह संज्ञानात्मक मतलब कि संज्ञानात्मक में तो क्या था कि वे सारे थे जो सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है वो शामिल किए गए थे संज्ञानात्मक में। और सह संज्ञानात्मक में क्या है? बच्चे के व्यवहार से लेकर उसके एक्स्ट्रा एक्टिविटी तक वो सारी चीजें शामिल की गई है। ठीक है, यही चीजें होगी। अगर 3 पक्ष आते हैं तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष। भावनात्मक में व्यवहार और भावनाएं आएंगी, कौशलात्मक में रचनात्मक कार्य, खेलकूद वगैरह वो आएंगे। अगर 2 पक्ष आते हैं तो संज्ञानात्मक में सारे सब्जेक्ट आएंगे, सह संज्ञानात्मक में एक्स्ट्रा एक्टिविटी आएंगी जिसमें व्यवहार भी इंक्लूड होगा। ठीक है भाई, उसके बाद आइए इसके उद्देश्य देख लेते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं? ठीक है, ये देखिए सीखने पर बल देना। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीखने पर बल देता है। बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे ने कितना ग्रहण किया है, टीचर ने कितना करवाया है, बच्चे ने उसमें से कितना सीखा है, इस बात पर बल देता है। दूसरा क्या है? मूल्यांकन को अध्यापन का हिस्सा बनाना। मतलब सतत व्यापक मूल्यांकन, अभी बताया ना, सतत मूल्यांकन मतलब बार बार मूल्यांकन करना, निरंतर मूल्यांकन करना। जब एक चीज बार बार होगी तो वो अध्यापन का हिस्सा ही तो होगी। पहले अध्यापन का हिस्सा नहीं थी। हमारे टाइम में क्या होता था? पूरा साल पढ़ते थे, लास्ट में एग्जाम देते थे। ठीक है, अब क्या है? डेली टेस्ट होते हैं, वीकली होते हैं, मंथली होते हैं, तो वो साथ के साथ हो रहे हैं, इसी में इंक्लूड हो रहे हैं। तो इसका उद्देश्य भी यही है कि मूल्यांकन को अध्यापन में शामिल किया जाए, उसका हिस्सा बनाया जाए। और आज के टाइम पे मूल्यांकन अध्यापन का हिस्सा बन चुका है। उसके बाद छात्रों के सुधार का लेखा जोखा करना कि छात्रों में क्या क्या सुधार हुआ है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बच्चा बहुत ज्यादा शरारती है, टीचर ने उसे समझाया तो उसने मारपीट करना छोड़ दिया, उसने गाली देना छोड़ दिया, उसने किसी खेल में बच्चे की रुचि पैदा हो गई। मतलब बच्चे में क्या चेंजमेंट आया है, क्या सुधार आया है, इस सब का लेखा जोखा मूल्यांकन में किया जाता है। फिर है अधिगम को छात्र केंद्रित बनाना। जब हम बच्चे का बार बार मूल्यांकन करेंगे तो उसको हम छात्र केंद्रित तो ही तो बना रहे हैं, छात्र को ही तो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं।
अध्यापक पे बर्डन आ रहा है ना, तो क्या हो रहा है कि सारी चीजें छात्र केंद्रित हो रही है। छात्र ने कितना सीखा है, अब ये नहीं है, अध्यापक का काम सिर्फ इतना नहीं है कि लेसन को करवा दो, बच्चों को समझ आया या नहीं आए, नहीं, अध्यापक को मूल्यांकन करना पड़ेगा कि बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे का कितना समझ में आया है। तो अध्यापन छात्र केंद्रित हो चुका है। फिर क्या है, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। भाई जहाँ पे सतत व्यापक मूल्यांकन होगा तो उसका मतलब ही है सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास एक ऐसा प्लस पॉइंट है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, एक्स वाई जेड क्वेश्चन कुछ भी है, अगर आंसर में सर्वांगीण विकास है तो उसको टिक कर देना, वो आपका पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, बच्चे का सर्वांगीण विकास पॉजिटिव पॉइंट है, इसके मार्क्स आपको पक्का मिलेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ये सत और व्यापक हमेशा साथ में यूज होते हैं, पर इनका अर्थ अलग अलग है। सत का लगातार है और व्यापक का फैला हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही भाई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब